हेमेटेनिक एजेंट। सिंपल हेमेटेनिक का मतलब है वे ड्रग, वे एजेंट जो ओवरऑल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं, वो हेमेटेनिक कहलाते हैं। तो ये जो डायग्राम शो किया गया है, इसमें किस तरह से जो भी डाइट हम लेते हैं उसमें मुख्य रूप से जो है आयरन, जो मुख्य इसमें है आयरन होना चाहिए। 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। वो पहला जो है आरबीसी के कंप्लीट निर्माण के लिए पहला आयरन है। आयरन के बाद सेकंड जो है विटामिन B12 है। उसके बाद फोलिक एसिड है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इरिथ्रोपोएटिन, ग्रोथ फैक्टर। तो ये चारों चीज़ के होना ज़रूरी है जिससे कंप्लीट जो इसका जो निर्माण। और हम ये भी जानते हैं कि आरबीसी या अन्य जो ब्लड के हैं डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट, इन सब का निर्माण जो होता है वो कहीं ना कहीं बोन मैरो में होता है। तो किस तरह से बोन मैरो में निर्माण होता है, तो कंप्लीट प्रोसेस जो है हेमोपोइसिस कहलाता है। तो इसमें यहाँ चूँकि कंसर्न है आरबीसी के निर्माण के संदर्भ में, तो इसलिए जो है जो स्टार्टिंग जो होता है बोन मैरो के अंतर्गत जो स्टेम सेल होते हैं, तो वहाँ स्टार्टिंग का हेमोसाइटोब्लास्ट, यहाँ से फिर मेगेलेनोब्लास्ट का निर्माण होता है। और इसके बाद यद्यपि इसमें न्यूक्लियस होता है और इसमें हेमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं होता है हेमोसाइटोब्लास्ट में। इसके बाद जो बनता है पहला जो है मेगेलेनोब्लास्ट, इथ्रोब्लास्ट, इसमें ट्रेस अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन होता है। फिर नॉर्मोब्लास्ट बनता है जिसमें कि न्यूक्लियस धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करना शुरू करता है। और रेटिकुलोसाइट्स आइडेंटिकल टू आरबीसी होता है, लेकिन चूंकि ये भी जो है वो बोन मैरो के अंदर ही है। और जब सर्कुलेशन में आता है तो ये एरिथ्रोसाइट, तो कंप्लीट इसका साइकिल है जो इसके अंतर्गत संपन्न होता है। तो ये जो सिस्टम है एरिथ्रोपोएसिस जो यहाँ शो किया गया है, तो इस डायग्राम में देखिए शो किया गया है। यहाँ देखिए ओवरऑल जो एरिथ्रोपोएसिस का जो प्रक्रिया है वो बोन मैरो में ही होता है संपन्न। और बोन मैरो के अंदर देखिए यहाँ शो किया गया स्टेम सेल्स होते हैं। और किस तरह से बोन मैरो स्टेम सेल्स स्टिमुलेट होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ देखिए यहाँ जो चौथा फैक्टर बताया इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन जो है किडनी के पेरीट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा एक विशेष प्रकार का निर्माण होता है जो कि स्टिमुलेट करता है तो बोन मैरो को, स्टेम सेल को स्टिमुलेट करता है। और यहाँ जो है इरिथ्रोपोएटिन जो यहाँ शो किया गया है, ये इरिथ्रोपोएटिन जो है यहाँ देखिए इसका जो रिसेप्टर होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। तो ये देखिए इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर जो यहाँ शो किया गया है, इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर, तो ये स्टिमुलेट होता है। और जिसके द्वारा जो है कंप्लीट जो है जब कंप्लीट मैचुरेशन जो हम अभी बताएं कि हेमोसाइटोब्लास्ट से मेगेलेनोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स और लास्ट में एरिथ्रोसाइट जो है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रक्रिया जो है आरबीसी के डेवलपमेंट का जो है वो बोन मैरो के अंदर होता है। और जब ये कंप्लीट मैचुरेशन हो जाता है तो फिर ये जो है ब्लड सर्कुलेशन में, ये फिर आरबीसी जो कंप्लीट मैच्योर आरबीसी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है। तो ये प्रक्रिया जो है यहाँ समझाया गया है। और अल्टीमेटली हेमोटेनिक एजेंट जो है इसका जो यूज जो है मोस्टली थेरेपेटिक जो यूज है वो विभिन्न प्रकार के एनीमिया के लिए किया जाता है। न्यूट्रिशनल एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, तो विभिन्न प्रकार के एनीमिया के उपचार के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए इसमें ये जो प्रोसेस जो अभी बताया है कि हेमोपोइसिस सिस्टम, तो मुख्य रूप से ये भी स्टिमुलेट होता है हाइपोक्सिया के द्वारा। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो बॉडी के अंदर जब कभी ऑक्सीजन की कमी होगी तो अल्टीमेटली स्वतः जो है ये इरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट होगा। इरिथ्रोपोइन के द्वारा फिर बोन मैरो स्टिमुलेट होगा, उसका स्टेम सेल स्टिमुलेट होगा जो ये शो किया गया। और सम कंप्लीट प्रक्रिया जो है
वो प्रारंभ होगा और इस तरह से जो है आरबीसी का जो निर्माण होता है। तो ये चीज़ें सिंपल जो है इस डायग्राम में शो किया गया है। अब जो पहले चीज़ है, जो बेसिक जो रॉ मटेरियल है हेमोग्लोबिन यानी आरबीसी के निर्माण के लिए, वो आयरन है। तो आयरन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन बॉडी, तो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा आयरन जो है 66% जो है वो हेमोग्लोबिन में कंज्यूम होता है, हेमोग्लोबिन के निर्माण में कंज्यूम होता है। आरबीसी का मुख्य भाग ही हेमोग्लोबिन है। इसके अतिरिक्त जो है आयरन जो है स्टोर जो होता है फेरेटिन के रूप में, हेमोसिडेरिन के रूप में जो है 25% ये होता है। और थोड़ा जो है 3% मायोग्लोबिन 3%, और इंजाइम के रूप में 6%। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है आयरन जो हम डाइट के रूप में लेते हैं, तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हेमोग्लोबिन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल के द्वारा जो है ये अभी जो बताएं कि किस तरह से फेरेटिन और हेमोसेरेड्रिन बनता है, वो चीज़ शो किया गया है। एफोफेरेटिन और फेरिक के साथ संयुक्त होकर फेरेटिन, और फेरेटिन से फिर जो है हेमोसेडेरिन। तो ये जस्ट इसका स्टोरेज है जो कि यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट इसका जो है एक्चुअल में एडल्ट मेल के लिए जो इसका रिक्वायरमेंट है वो है 0.5 से 1 मिलीग्राम एडल्ट में होना चाहिए मेल के, और फीमेल में थोड़ा सा अधिक होता है, क्योंकि फीमेल के केस में जो है मेंसेज होते हैं तो जिसमें ज़्यादा लॉस होता है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आयरन चाहिए। तो 1 से 2 मिलीग्राम फीमेल के केस में होता है। आयरन एब्जॉर्प्शन जो है उसका मोस्टली अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के अपर पार्ट से ज़्यादा होता है। और इसमें भी जो है एब्जॉर्प्शन जो है हीम आयरन माने ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट का जो है ऑर्गेनिक साल्ट के रूप में जो होता है उसका 35% होता है, एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक आयरन जो हम यहाँ शो किया गया 5% मार्क। फैक्टर फैसिलेटिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, जो आयरन एब्जॉर्प्शन को फेवर करता है, जो स्टिमुलेट करता है, तो वो है एसिड। एसिड दूसरा है रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड हुआ, तो ये भी एक प्रकार का एसिड ही हुआ, अमीनो एसिड। मीट भी इनडायरेक्टली जो है एसिड सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। तो ये सब आयरन एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। यहाँ फैक्टर रिड्यूसिंग आयरन एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करने वाला कौन कौन सा है, तो अल्कली, फॉस्फेट, फाइटेट जो कि पाया जाता है मेज और व्हीट में, तो इसमें है। और फूड इन स्टोमक, अगर फूड में तो भी रिटार्ड करता है। अगर स्टोमक बड़ा है, भरे हुए स्टोमक में अगर डाइट हम आयरन का कंटेनिंग लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। नेक्स्ट फिर है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्ट के मतलब इसका जो बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाता है, वो देखिए अटैचमेंट विद द ट्रांसफेरिन टू ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। ट्रांसफेरिन ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसफेरिन के द्वारा है, और ये ट्रांसफेरिन इटसेल्फ स्टिमुलेट होगा एक रिसेप्टर जो कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर कहलाता है, जिसके द्वारा, जो कि शुरू के डायग्राम में ये बताया गया था। स्टार्टिंग में जो डायग्राम था उसमें बताया गया किस तरह से ट्रांसफेरिन और ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के साथ संयुक्त होकर इसकी जो है मूवमेंट होता है, वो चीज़ उस डायग्राम में पहला डायग्राम में शो किया गया है। स्टोर फिर कहाँ कहाँ होता है, तो स्टोर लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो तो मुख्य स्थान है जहाँ की इसकी पूरी कंप्लीट साइकिल होता है मैच्योरेशन की। हेमोसाइट्स, मायोसाइट्स एज फेरेटिन एंड हेमोसेडेरिन। और नेक्स्ट एक्सक्रीशन, आयरन का एक्सक्रीशन जीआईटी म्यूकोसल सेल द्वारा होगा। इटसेल्फ आरबीसी जो डिसइंटीग्रेट करता है उसके द्वारा, बाइल द्वारा, और बहुत कम मात्रा में जो है यूरिन और स्वीट के द्वारा होता है। प्रिपरेशन जो इसका अगर आयरन की कमी है तो जो प्रिपरेशन आता है वो है फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट और फेरस कोनेट। कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड, अगर पेरेंट्रल अगर पेरेंटली देना है आईवी रूट द्वारा तो आयरन डेक्सट्रेन आता है,
इमीडिएट। एडवर्स इफेक्ट इसका एपिगैस्ट्रिक पेन, कोलिक, नोसिया, वोमिटिंग, हीट बर्न, मेटलिक टेस्ट ये है। और यूज जो ये होगा मेगेलेनोब्लास्टिक एनीमिया और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में किया जाएगा। इस सिस्टम के सेकंड जो पार्ट है जो कि जो यानी हेमोसाइटोब्लास्ट से मेगेलेनोब्लास्ट एरिथ्रोब्लास्ट के निर्माण के लिए जो है रॉ मटेरियल आयरन के साथ साथ विटामिन B12 चाहिए, तभी ये क्रिया मैचुरेशन होगी। अदरवाइज ये फिर क्रिया बाधित हो जाएगा, रुक जाएगा। तो केमिकली हम लोग सभी जानते हैं कि साइनोकोबाइलामिन होता है, हाइड्रोक्सी कोबाइलामिन जो कि कोबाल्ट कंपाउंड होता है, ये सभी लोग जानते हैं। डेली रिक्वायरमेंट विटामिन B12 का जो है 2 से 3 माइक्रोग्राम नॉर्मल एडल्ट के केस में होगा। परनीशियस एनीमिया, ट्रीटमेंट ऑफ परनीशियस एनीमिया अगर है तो उसमें जो है डोज इनिशियली जो है 100 से 1000 माइक्रोग्राम, यहाँ माइक्रोग्राम में है लिखा हुआ, वो इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा दिया जाएगा। ऑल्टरनेट डे, मतलब एक दिन गैप करके अल्टरनेट डे 1 से 2 वीक, और देन 1 से वीक दिया जाएगा। उस केस में दिया जाएगा न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन अगर होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर होता है जिसकी वजह से, तो उस केस में, या अगर जैसे फिजिशियन सलाह देता है वैसा फॉलो करना चाहिए। तीसरा इसका जो पार्ट जो है ये विटामिन B12 भी चाहिए और फोलिक एसिड भी चाहिए, तभी ये कंप्लीट इसका जो मैचुरेशन प्रक्रिया संपन्न होता है। फोलिक एसिड रिक्वायरमेंट पे एक नॉर्मल एडल्ट के लिए 50 माइक्रोग्राम पर डे, और अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन अगर महिला हैं तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 200 से 300 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। और इसका थेरेपेटिक डोज है 1 से 5 मिलीग्राम पर डे है। और लास्ट जो चौथा पार्ट जो बताए थे, वो चौथा पार्ट है ग्रोथ फैक्टर। चौथा पार्ट जो है वो ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर यद्यपि 2-3 होते हैं, लेकिन इसमें जो यहाँ मुख्य रूप से जो है एरिथ्रोपोएटिन, तो वो चीज़ यहाँ शो किया गया कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स चूंकि यहाँ तो एनीमिया है तो इसलिए आरबीसी से संबंधित है, अदरवाइज हेमोपोइसिस सिस्टम जो कंप्लीट होता है वो आरबीसी का भी निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी के जो 500 सेल हैं उसका भी निर्माण होता है, और थ्रोम्बोसाइट्स का भी निर्माण होता है। तो ये सारे बोन मैरो में ही होता है, तो उन सब के लिए जो है ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए। तो दीज आर स्टिमुलेटेड बाय एनीमिया एंड हाइपोक्सिया। अदरवाइज अगर देखिए डिफेक्ट है, आरबीसी की कमी होता है, तो इटसेल्फ वो कंडीशन जो है स्टिमुलेट करता है कंप्लीट प्रोसेस प्रक्रिया को। और अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो भी ये दो चीज़ जो है, दीज आर एरिथ्रोपोएटिन जो ग्रोथ फैक्टर्स जो यहाँ हेडिंग शो किया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से जो यहाँ से संबंधित है, जो हम डायग्राम में भी शो कर रहे थे, एरिथ्रोपोएटिन। और जैसा कि हम बताएं एरिथ्रोपोएटिन जो है किडनी के अंदर पेरिट्यूबुलर सेल जो होता है उसमें इंटरस्टिशियल सेल के में जो है ये ग्रोथ फैक्टर जो है पाया जाता है। तो यहाँ जो है इनक्लोज बाय सिंगल कॉपी जीन इन ह्यूमन क्रोमोजोम्स, ये क्रोमोजोम्स में स्पेशल जीन होता है जिसके द्वारा जो है ये किडनी के अंदर पेरिट्यूबुलर सेल्स में जो कि पेरिट्यूबुलर यहाँ लिखा हुआ है, पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी। और ये कोई भी चीज़ जो है वो रिसेप्टर थ्योरी के आधार पर ही होता है, स्टिमुलेट होता है, लेकिन यहाँ जो है वो बनता वहाँ है, लेकिन इसका जो रिसेप्टर जो है वो मैं शुरू के डायग्राम में बताया था, ये रिसेप्टर जो है वो बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर जो है रिक्वायर्ड जो प्रिकर्सर जो शो किया गया है वो वहाँ होता है। तो ये चीज़ देखा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हेमेटेनिक, छोटा सा चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच।